हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लिन जी है अब तो वो एक डिवाइन गॉड एजेंट है। इसके कारण उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ चर्च ऑफ एशियन गॉड्स के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। अब ये दोनों ग्रुप्स क्या है और ये डिवाइन एजेंट ऑफ गॉड यानी कि लिन जी को क्यों ढूंढ रही है, ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी मॉडल रूम को दिखाया जाता है जहाँ जाओ ने लिन जी को ढूंढ लिया था और अपने साथ उसे वहाँ ले गया था ताकि उसके मन में जो कई सारे सवाल चल रहे होते हैं वो इन सब का जवाब दे सके। अगर लिन जी जो होता है उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, जिस पे जाओ अब बताना शुरू करता है कि जिस साल से वो मिस्टीरियस सी फॉग इस पूरे इलाके में फॉल आउट हुई है, तभी से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो बच्चे अपने अंदर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को अवेकन कर सके। और ये सब उस स्ट्रेंज फॉग का साइड इफेक्ट हो सकता है जिसके कारण तुम्हारे अंदर भी इसी तरह की एबिलिटीज हो, और इसी एबिलिटी को फॉरबिडन रूइंस कहा जाता है। आगे वो इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए फर्दर उसे बताने लगता है हमने इस वर्ल्ड के सभी रेल्म्स को 6 रेल्म्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जान रेल्म में हैं। इससे यहाँ लिन जी को ये समझ में आ जाता है कि ये 6 रेल्म में जो है कहीं वो 6 दरवाजे को रिसेंबल तो नहीं करते जो कि उस गॉड असाइलम में है। आगे जाओ उसे बताने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो एबिलिटीज है उसे फॉरबिडन रूइंस नहीं कहा जा सकता है, इसे कुछ और नहीं बल्कि सेंजो कहेंगे। तुम उस एंशिएंट गॉड शिराफ मिकाइल द्वारा चूज किए गए डिवाइन एजेंट हो, जिसके कारण तुमने उसकी डायरेक्ट एबिलिटीज को ओन किया है। तो आखिर शिराफ माइकल ने तुम्हें चूज क्यों किया, जिस पे लिन चियो से बताता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और बचपन में मैंने सिर्फ उसकी एक झलक ही देखी थी। जाओ उससे पूछता है कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, वो शिराफ मिकाइल सिर्फ तुम्हें ही देखे, जरूर उसने तुम्हें कुछ न कुछ बताया होगा कि आखिर उसने तुम्हें अपना डिवाइन एजेंट क्यों चूज किया है। हो सकता है कि तुम उसके बारे में भूल गए हो या तो फिर मुझे बताना नहीं चाहते। जिस पे लिन चियो उससे कहता है कि मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा, और वैसे भी ये फॉरबिडन रूइंस या सैक्रेड रूइंस जिनके बारे में तुम अभी मुझे बता रहे हो, क्या ये तुम्हारे पास है जिसके कारण तुम्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल एजेंट बनाया गया है? क्योंकि मैंने उस रात तुम्हें भी देखा था, तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिनके कारण तुम एक ही क्लिक में उन सारे मॉन्स्टर्स को किस तरह से चॉप कर रहे थे। जिस पे जाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी इस तरह की महान पावर को ऐसे ही पा सकता है, या तुम्हारे अंदर जो पावर है जिसे सेंजो कहते हैं वो कोई भी ओन कर सकता है, क्योंकि ये सेंजो की पावर जो है सिर्फ दाक्षिया के एजेंट ऑफ गॉड्स को ही दी जा सकती है। रही मेरी बात, तो मेरे अंदर कोई भी ऐसी स्पेशल फॉरबिडन रूइंस की ताकत नहीं है। मैं बस एक स्पेशल सोल्जर हूँ जिसे काफी ज्यादा लड़ाइयों के एक्सपीरियंस है, या तो तुम मुझे बस एक ऑर्डिनरी इंसान समझ सकते हो। मेरे अंदर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उस फॉरबिडन ऑब्जेक्ट्स के पावर को यूज करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे एक सूटकेस दिखाता है जिसके अंदर हम उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका यूज करके उसने पिछले एपिसोड में एक बैरियर बनाया था ताकि वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर से बाहर ना निकल पाएं। जो इसका इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें वॉचमैन कहा जाता है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के नाइट वॉच टीम का एक सोल्जर हूँ जिसे तुम एक नाइट वॉचमैन कह सकते हो। अब ये सुनते ही लिन जी वहाँ से उठता है और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन हम उस जाओ को देखते हैं जो अभी लिन जी का पीछा कर ही रहा होता है, और वो पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज करने के लिए जहाँ जहाँ जा रहा होता है वो उसके पीछे जाता है और बिना उसके पीछे ही ये बताने लगता है कि तुमने तो मुझसे कोई भी सवाल नहीं किए हैं, मैं कौन हूँ और मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आखिर मकसद क्या है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें ये सब जानने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं है? जिस पे लिन जी ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे इसके बारे में नहीं जानना है, और अगर मैं इसके बारे में ज्यादा जान गया तो 2 ऑप्शन मेरे लिए हो सकते हैं, या तो मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूं या तो फिर उसे एक राज ही रखूं जिसके बारे में किसी को ना बताऊं, और अगर इस राज के बारे में किसी को पता चल जाता है तो तुम लोग मुझे मार डालोगे। लेकिन हम जाओ को देखते हैं जो यही नहीं रुकता, फिर भी उसे बताने लगता है कि हम एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे जैसे कई सारे बंदे इसमें काम करते हैं जिन्हें सोल्जर्स कहा जाता है। इसलिए मैं तुम्हें से पोलाइटली पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इसे ज्वाइन करना ही होगा, जिसके लिए तुम्हें एक कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट को साइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स के साथ साथ इस वर्ल्ड में कई सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। लेकिन ये दाशिया भी इस तरह की चीजों से अछूता है और इसीलिए हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे लगातार कुछ न कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं, और इन्हीं का पता लगाने के लिए हमारी जो नाइट वॉचमैन की टीम है वो काम करती है। क्योंकि दिन ब दिन वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो लगातार जो अपीयर हो रहे हैं वो और भी ज्यादा क्रूर होते जा रहे हैं, और इनके पीछे कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन जल्द ही हमें ये लगता है कि यहाँ फ्यूचर में एलियंस का आक्रमण होने वाला है,
सिटी में जो तुम इतनी आराम से जिंदगी जी रहे हो और इतनी आराम से सुकून के साथ शांति में ये जो गेम खेल रहे हो और यहाँ की जो आबादी इतनी आराम से रह रही है, ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है जिन्होंने अब तक की यहाँ की शांति बनाई रखी है मॉन्स्टर्स को रात में हंट करके। और आगे वो उससे कहता है कि इसीलिए अब मैं नाइट वॉच टीम नंबर 136 से तुम्हें सिंसियरली इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम मिकाइल के डिवाइन एजेंट हो, हमें ज्वाइन कर लो, एक ग्रेट हीरो बनो जो कि वर्ल्ड को सेव करेगा। लेकिन लिन जी उसके ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक आंट है जो मुझे पिछले 10 सालों से मेरी केयर कर रही हैं। साथ ही मेरा एक छोटा भाई भी है और उसका एक कुत्ता भी है और बस यही मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरी फैमिली है और मैं इसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता के बाद यही रिश्तेदार मेरे बचे हुए हैं क्योंकि अब मेरी इकलौती फैमिली बची है और पिछले कई सालों से मेरे आंट की हालत अब बहुत ज्यादा काम करते हुए खराब होती जा रही है। इसलिए मुझे वर्ल्ड को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी ये छोटी सी फैमिली ही मेरी पूरी दुनिया है। अब आगे हमें लिन ची को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ जो असाइलम वाली जो गॉडेस होती है उसकी भी रिकवरी रेट अब 3% से 6% हो चुकी थी क्योंकि लिन ची उसका काफी ख्याल रख रहा होता है। दूसरी तरफ जाओ का जो कैप्टन होता है वो उस पर प्रेशर डालता है कि अब हम और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम मेंबर्स हैं वो सभी लोग एक नए घोस्ट फेस मैन को ढूंढ रहे हैं जो कि जल्दी सिटी में अपेयर होने वाला है और उसे निपटने के लिए उन्हें इस डिवाइन एजेंट गॉड की जरूरत होगी। अगर वो अभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो जाओ का कैप्टन उसे ये ऑर्डर देता है कि उसे फोर्सफुली ज्वाइन करवाया जाए। आगे हमें उसी चर्च के एंशिएंट गॉड्स के एक मेंबर को दिखाया जाता है और यही वो बंदा होता है जो कि मॉन्स्टर्स को तैयार कर रहा होता है उस सिटी पे आक्रमण करने के लिए। वो उन मॉन्स्टर्स को एक अजीब सी चीज खिलाता है जिसे खाने के बाद वो और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। दूसरी तरफ अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि लिन ची को समझाने के लिए अब उसके घर भी पहुंच चुका होता है और यहाँ वो उसकी फैमिली से घुलने मिलने भी लगता है। लिन ची जब अपने घर में उस जाओ को देखता है तो उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले आता है तो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला और मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा इसलिए तुम्हें मेरी फैमिली से दूर रहना होगा। अब आगे जाओ यहाँ उसके सामने 2 चॉइसेस को रखता है। उसके सामने वो ऑर्गेनाइजेशन की बैच और पैसे रखता है और उसे कहता है कि देखो तुम गॉड ऑफ एजेंट हो इसीलिए चर्च ऑफ एशियन गॉड्स के बंदे भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैं तो तुम्हें यहाँ प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये पैसे रखो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो वरना जिस फैमिली की रक्षा तुम करना चाहते हो उन्हें मैं ऑन द स्पॉट ही किल कर दूंगा। अब ये सुनकर लिन ची पूरी तरह से घबरा जाता है जिसपे जाओ उससे कहता है कि अरे डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था और अगर वाकई में तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि इन सब चीजों से दूर रहो। लेकिन तुम ऐसा चाहते हुए भी इन मामलों से दूर नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम अब एक एजेंट ऑफ गॉड हो जिसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, स्पेशली वो जो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग हैं और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया मैं तो तुमसे इतनी अच्छी तरीके से पेश आ रहा हूँ वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो भी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे लेकिन उनका तरीका हमारे से कई ज्यादा गुना भयानक होगा। आगे जाओ यहाँ अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि बस तुम ही ऐसे अकेले नहीं हो जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ। मेरे भी फादर की एक इलनेस की वजह से जब मैं 6 साल का था तब उनकी मौत हो गई थी। मेरी माँ ने काफी मुश्किलों के साथ मुझे पाला है। वो 2 जॉब्स किया करती थी ताकि वो मुझे पाल सकें। मैं उनके लिए ही कुछ करना चाहता हूँ इसीलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल्जर बना जो कि मेरा ड्रीम भी था। आगे वो लिन ची को समझाने की कोशिश करता है कि तुम हम लोगों से काफी ज्यादा अलग हो लेकिन हम अभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें किस राह पे जाना है ये चुनने का अधिकार बस तुम्हारा है। तुम अपने इस छोटे से घर को और परिवार को चूज कर सकते हो और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कैप्टन और बाकियों को समझा दूंगा। अब ऐसा कहते हुए वो जाओ वहाँ से जाने लगता है जिसपे लिन ची उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। यहाँ जाओ उन पैसों को उसे देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत थी लेकिन लिन ची यहाँ पे काफी खुददार होता है। वो उससे पैसे नहीं लेता ये कहते हुए कि मैं तुमसे कोई फेवर ओन नहीं करना चाहता इसीलिए मैं इन पैसों को नहीं रख सकता। अब आगे लिन ची उसके ड्रीम के बारे में पूछता है जिसपे जाओ से बताता है कि मेरा बस एक छोटा सा सपना होता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रेट जनरल बनूं जिसके छाते पे कई सारे मेडल्स लगे हों और एक ऐसा हीरो बनूं जिसने वर्ल्ड को बचाया हो और फिर इसी शान के साथ मैं अपने विलेज वापस लौटूंगा। मेरी माँ और पूरे गाँव वालों को मुझ पे गर्व होगा जो मैं करता हूँ दुनिया को बचाने के लिए उस पे। अब आगे जाओ लिन ची को ज्यादा फोर्स नहीं करता और वहाँ से चला जाता है जिसपे लिन ची वापस आता है और उसे बताता है कि तुम इस मैच को भूल गए हो।
आगे जाओ लिंची से ये कहते हुए कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे, वो भी मुझसे कहीं गुना ज्यादा। अब ये शुभकामनाएं देने के साथ वो वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि अभी अभी उसके एक मिशन है जो उसे पूरा करना है। अब आगे हमें उसी मिशन को दिखाया जाता है। यहाँ जाओ को कैप्टन इन्फॉर्म करता है कि होंग्युन के साथ बाकी के लोग भी अपनी पूरी ताकत के साथ सर्च कर रहे हैं कि उन लोगों ने एटलीस्ट 5 से भी ज्यादा इस तरह के मॉन्स्टर्स देखे हैं पूरी सिटी में। सो उन्हें रोकने के लिए जाओ को अभी एक बैरियर बनाना होगा, लेकिन जाओ की पूरी टीम को यहाँ पहुँचने में अभी काफी टाइम लगेगा और तब तक उसे बस इतना करना है कि उस बैरियर के जरिए उस मॉन्स्टर को वहीं तक रोकना है ताकि वो सिटी के आबादी वाले इलाके में जा करके कोहराम ना मचा सके। लेकिन जाओ उनकी एक नहीं सुनता और वो खुद अकेला ही वो मॉन्स्टर जो कि एक घोस्ट फेस का किंग है उसे भिड़ने के लिए सामने उतर पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जाओ ने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया होता है कि भले ही इस फाइट में आज वो सेक्रीफाइस क्यों ना हो जाए, उन लाखों लोगों की जान बचा लेगा जो कि अभी इस सिटी में शांतिपूर्वक जी रहे हैं और उस बैरियर के सामने उस मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए अकेला खड़ा रहेगा आखिर लाखों लोगों की वो सुरक्षा कर सके। आगे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस बैरियर पे लगातार अटैक्स कर रहा होता है उसे तोड़ने के लिए। यहाँ जाओ भी उसका सामना करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार होता है। अब वो जो घोस्ट फेस किंग होता है उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके कारण अब जो जाओ होता है वो उस पे अपने तलवार से अटैक करने लगता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हम एक बहुत ही भयानक और जबरदस्ती फाइट को देखते हैं जो कि काफी अमेजिंग होता है गाइज। यहाँ पे जो जाओ होता है वो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पे भारी पड़ता है और अपने एक ही पंच से उस पे ऐसा अटैक करता है कि जाओ यहाँ पे पीछे चला जाता है। आगे जाओ उसे कहता है कि भले ही तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो सकते। लेकिन अब उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके अंदर फॉरबिडन रून्स की ताकत होती है। उसने सीक्वेंस 176 का यूज किया होता है, के कारण जाओ को यहाँ काफी कंफ्यूजन होने लगती है और उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि सारी बिल्डिंग्स अब यहाँ उलट पुलट हो चुकी हैं। ये सीन हमें बिल्कुल ही डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के फाइटिंग सीन की तरह लगता है, जहाँ पे सारी बिल्डिंग आपस में एक से एक जुड़ रही होती है और क्या आसमान होता है क्या जमीन, हमें काफी कंफ्यूजन होता है कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ जाओ से मुकाबला करने के लिए अपने क्लोन्स भी बना लिए होते हैं। जाओ फाइट कर रहा होता है और लेकिन यहाँ समझ जाता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, काफी चालाक है और इसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए फॉरबिडन रून्स के इस तरह के स्पेस कंफ्यूजन का यूज किया है, जिसके कारण अब जाओ की स्पीड भी काफी कम हो चुकी थी। आगे उस मॉन्स्टर ने जो फोर्सफुली इन फॉरबिडन रून्स की ताकत को अनलॉक कर दिया होता है, इसके कारण जाओ को उसे फाइट कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर से यहाँ कहता है कि इतनी देर तक मैं तुमसे तो फाइट कर सकता हूँ जबकि मेरे कैप्टन और मेरे टीम मेंबर्स यहाँ पे लौट ना आए। आगे उस मॉन्स्टर ने एक ऐसी एबिलिटी का यूज किया होता है जो कि चर्च ऑफ एशियन गॉड के उस बंदे ने उसे दिया होता है, जिसके कारण वो कई सारी बिल्डिंग्स को इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा किए हुए उस बड़े से मलबे से जाओ पे अटैक करता है, जिसे जाओ अपनी तलवार से यहाँ पे रोकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जाओ पे अटैक करने में कामयाब रहता है। वो उस पे ऐसा अटैक करता है जिसके कारण जाओ के रिब्स टूट जाते हैं और उसकी हड्डियां उसके शरीर से बाहर निकल जाती हैं और वो इंटरनली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। आगे वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर उसके पास भी फॉरबिडन रून्स की ताकत होती तो वो इस मॉन्स्टर को अब तक 800 बार मार चुका होता, लेकिन अफसोस वो एक आम सा सोल्जर है जिसे नाइट वॉचमैन कहते हैं। तभी वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक जाओ पे करता है और ये सीन यही चेंज होता है कि हमें लिंची को दिखाया जाता है जिसके पास वही बैट आता है और ये सारी खबर उसे बताता है। लिंची बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल जाता है यहाँ जाओ को बचाने के लिए। यहाँ उसका यंगर ब्रदर उसे रोकने की तो कोशिश करता है लेकिन लिंची यहाँ पे नहीं रुकता और वो निकल पड़ता है जाओ को यहाँ पे ढूंढने के लिए। रास्ते में उसे जाओ की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। इसमें वो उसे बता रहा होता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी सा बंदा है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मामूली सा नाइट वॉचमैन है। अब अगली सीन में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अंधाधुन यहाँ जाओ को पीट रहा होता है। अब लास्टली वो उसकी जान लेने ही वाला होता है उसके शरीर के 2 टुकड़े करते हुए कि तभी हमें उस बैच के बारे में बताया जाता है जो कि हर एक सोल्जर को दिया जाता है। ये एक तरह का नाइट वॉच क्रिस्ट होता है जो कि किसी सोल्जर को दिया जाने वाला स्टेटस सिंबल है और ये कोई बैच नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट वेपन होता है किसी भी नाइट वॉचमैन के लिए। आगे वो अपने शॉट से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं कि अब वो यहाँ पे जाओ को कुचलने ही वाला होता है। तभी जाओ के पास हम उसी वॉच क्रिस्ट को देखते हैं तो ये कहते हुए उससे निकलती हुई सुई को अपने हाथों में इंसर्ट कर देता है। इस पल का उसने हमेशा से इंतजार किया था और आज वो फाइनली आ चुका है। जैसे ही वो उस वेपन को अपने हाथों में इंसर्ट करता है उसके रगों में जैसे एक भयानक एनर्जी प्रवाह करने लगती है। उसमें एक ऐसी ताकत आ चुकी होती है कि वो उस मॉन्स्टर को ललकारता है।
इधर दूसरी तरफ लिंची भी पहुंच चुका होता है और अपने एक ही हाथों से उस बैरियर को तोड़ करके अंदर चला जाता है, लेकिन अपने सामने वो जो नजारा देखता है वो देख करके दंग रह जाता है। जाओ ने अपनी तलवार का यूज करके उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काट दिया था और यहाँ जाओ के पास तो कोई भी फॉरबिडन रून्स नहीं होता है, लेकिन हम उसे ये कहते हुए देखते हैं कि वो फॉरबिडन रून सीक्वेंस 83 यूज कर रहा है, जिसे सुन के लिंची उसे कहता है कि बट तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई भी फॉरबिडन रून्स की ताकत नहीं है। जिसपे जाओ उसे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आ गए, जिसपे लिंची उसे बताता है कि मैंने उस बैरियर को बस घूरा और वो टूट गया। अब आगे जाओ से यहाँ कहता है कि ठीक है, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी इस तलवार को देखो, तुम्हें ध्यान से इसे देखना है कि ये क्या कर सकती है और इसे यूज करते हुए मैं कितना शानदार लगता हूँ। अब आगे जाओ ने उस फॉरबिडन रून्स की जो ताकत का इस्तेमाल किया होता है, जिसके कारण उसे एक अमेजिंग शॉट स्किल मिली होती है। आगे जैसे ही वो इस स्किल का यूज करता है हम उसे चांद पे ग्रहण लगता देखते हैं और आगे हमें जाओ की कमाल के तलवारबाजी देखने को मिलती है, जिसमें उसकी शॉट जो होती है वो एक ग्लोइंग वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही स्ले में उस मॉन्स्टर को हराते हुए उसके टुकड़े कर डालता है। आगे जाओ यहाँ लिंची से पूछता है कि अब बताओ मैं हैंडसम लग रहा था कि नहीं, और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा था। अब इतना कहते ही वो सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर ढूंढता है। इस पे लिंची उसे जब वो लाइटर ऑफर करता है तो देखता है कि वो जो जाओ है वो अब जमीन पे गिर चुका है, उसकी हालत काफी खराब है, उसकी बॉडी में काफी इंटरनल इंजरीज आ गई हैं, जिसके कारण अब वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। इस पे लिंची उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करता है, लेकिन जाओ उसे ये कहते हुए रोक डालता है कि ये कहते हुए कि ये उसका बस साइड इफेक्ट है, क्योंकि जैसे हम उस बैच को यूज करते हैं एज अ वेपन, इसके बाद इस वेपन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे पता था कि इसका यूज करने के बाद मैं नहीं बचूंगा, फिर भी मैंने इसे यूज किया ताकि उन लाखों लोगों की जान बचा सकूं जो कि शांति से इस सिटी में जी रहे हैं। आगे वो अपने कैप्टन के बारे में बताता है कि उसका जो कैप्टन जोंग मियू है, उस कैप्टन के साथ साथ उसके जितने भी साथी हैं उन सभी के पास फॉरबिडन रून्स की ताकत है, जिसके कारण उसे पता था कि उसे एक न एक दिन ये एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी जान यूं गंवानी पड़ेगी। और आखिरकार उसने उन हाई रैंक फॉरबिडन रून्स का आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे जो मेडल्स मिलेंगे उन्हें पहनने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, और इस बात का मुझे पछतावा है कि अब मैं कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। जिसमें लिंची उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें जीना पड़ेगा ताकि उन मेडल्स को पहन करके तुम अपनी माँ से जा मिलो। तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा किए बगैर यूं नहीं मर सकते। अब आगे हम जाओ को देखते हैं जिसने अपनी आखिरी सांसें ले ली थी और अपनी आंखों को बंद करता है, लेकिन उसके आखिरी शब्द बस यही होते हैं, अभी भी तुमने मुझे इस तरह से जो फाइट करते हुए देखा तो क्या मैं उसमें हैंडसम लग रहा था। जिसमें लिंची उसे यही कहता है कि तुम बहुत कूल लग रहे थे और आज तक मैंने ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा, और ना ये दुनिया जान पाएगी कि तुमने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आगे हमें उसी बैच को दिखाया जाता है जिसमें इसी तरह की कार्विंग की होती है कि किसी अंधेरी रात में मैं यूं खड़ा रहूंगा उन लाखों लोगों को बचाने के लिए जो कि किसी खतरे में पड़े हैं, चाहे सारा आसमान ही मेरे खून से क्यों ना रंग जाए। अब उस बैच पे लिखे पोएट्री ने लिंची को और भी ज्यादा उदास कर दिया होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर जाओ ने अपने आप को यूं सेक्रीफाइस क्यों किया, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिन्हें इसकी सेक्रीफाइस के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। और तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस वर्ल्ड में सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो उस पर गुस्सा जताने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जाओ यहाँ पे दम तोड़ चुका होता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है जिसका सर धड़ से अलग हो चुका होता है वो अब भी जिंदा था और वापस से उसने अपने सर को रीइंकार्नेट कर लिया होता है। और इससे पहले कि वो लिंची पे यहाँ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, लिंची अपने डिवाइन गॉड एजेंट की पावर को समन करता है, जिसके कारण वो अब हवा में तैरने लगता है और जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है वो एक ऐसी एनर्जी से शील्ड हो जाता है जिसे वो मॉन्स्टर टच भी नहीं कर पाता। आगे लिंची यहाँ पे जाओ की मौत का बदला लेता है उस मॉन्स्टर से ये कहते हुए कि तुमने ऐसे हीरो को मार डाला है जिसने हजारों लोगों के परिवार को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। अब आगे उस मॉन्स्टर की तरफ वो बढ़ता है और अपनी तलवार की मात्र एक ही स्ले के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर डालता है। अब आगे हम लिंची को देखते हैं जो कि जाओ की मौत से काफी ज्यादा सैड था और उसे अभी यकीन नहीं आ रहा होता है कि जाओ मारा जा चुका है। ठीक उसी समय ही हम उस ऑर्गेनाइजेशन की एक और बंदी जिसका नाम होंगिन है उसे देखते हैं, जो कि जाओ को ही बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही होती है। उसे एक मेंबर ही इन्फॉर्म करता है बताते हुए कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जाओ की जो लोकेशन है वो अभी एक ही जगह पे स्टक हो चुकी है और काफी देर से वो मूव नहीं कर रहा है। जिसपे होंगिन उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो
जाओ को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाने के लिए तुरंत ही पहुंच जाऊंगी वहाँ पे। कि तभी वो मेंबर उसे बताता है कि जाओ की जो पोजीशन है वो मूव हो रही है। इसे सुनकर होंग यिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे यकीन था कि जाओ अभी भी जिंदा है और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने सामने का नजारा देख करके वो शॉक रह जाती है। वो जाओ नहीं बल्कि लिन जी होता है जो कि उसकी लाश को लेकर के बढ़ रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि बाकी के टीम मेंबर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और लिन जी उन सभी से ये कहता है कि जूनियर लिन जी अब यहाँ पे आ गया है और जनरल जाओ के वो इस तरह के सेक्रीफाइस को काफी सम्मान से देखता है। अब लिन जी ने जो ये बात कही थी इससे हमें समझ में आ जाता है कि लिन जी ने अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था और ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो भी जाओ की तरह ही बहादुर बनेगा, उसका जो सपना है वो पूरा करेगा। और इसी सैड सीन के साथ ही एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पे जो लाइक की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण काफ़ी हताशा महसूस होती है गाइज। तो प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट ना होने दे, मुझे और भी इस तरह की नई नई सीरीज़ को बनाने के लिए मोटिवेशन दे। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं उस वीडियो को। हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।